हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कल अपन ने बायोलॉजी क्लास 2 पढ़ ली। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लासेस थी दोनों ही। अब इसके बाद अपन आगे का टॉपिक देखो, कल अपन ने कहाँ छोड़ा था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो, रिपीट कर लो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें अपना पहला ऑर्गन कौन सा था, प्राइमरी ऑर्गन। और प्राइमरी ऑर्गन क्या पढ़ लिया अपन ने, टेस्टिस। और टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और प्लस उसकी अदर्स कोई चीज़ें जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब इसके बाद अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट। टेस्टिस के बाद आता है सेकंड। फर्स्ट तो आपका टेस्टिस हो गया, सेकंड आपका आता है, देखो थोड़ा सा एक बार डायग्राम से समझा दूं मैं इसको। ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पढ़ी थी। इस टेस्टिस के अंदर ये तो संयोजी पार्ट है, कंजक्टिव टिश्यूज वाला। फिर इसके बाद इसके अंदर अपन ने क्या देखी थी, टेस्टिकुलर लॉब्स, वर्षण पालियाँ। ठीक है। अब इन वर्षण पालियों के अंदर इन नलिकाकार संरचनाओं का एक गुच्छा बनता है। मतलब सुनो, देखो टेस्टिस के अंदर 15 से 20 नलिकाएं, ट्यूबल्स, और 15 से 20 नलिकाओं के अंदर देखो, इन नलिकाओं को 15 से 20 नलिकाओं को जो अंदर गुच्छा बन रहा है उसको कहते हैं रेटेटेस्टिस। टेस्टिस वर्षण जालक, और वर्षण जालक से ट्यूबल्स निकलती है, नलिकाएं निकलती है इससे आगे। ठीक है। इससे निकलने वाली नलिकाएं, देखो दोबारा समझो एक बार, नहीं आया समझ में तो थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ मैं। भाई टेस्टिस प्राइमरी ऑर्गन है, और प्राइमरी ऑर्गन वर्षण के अंदर बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। ज़्यादातर कमेंट्स यही आ रहे हैं सर हिंदी में। बेटा बार बार मैं यही कह रहा हूँ, एग्ज़ाम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा हूँ। देखो एक अजीब सा कमेंट्स आया, देखो कमेंट्स सोच समझ के किया करो आप, थोड़ा सा ध्यान दे के पूरी चीज़ को तोल मोल कर। एक अजीब सा कमेंट आया, सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ये तो सिलेबस में ही नहीं है। बेटा ये रहा, देखो ये सिलेबस है मेरे पास, यूनिट का निकाला हुआ, और इसके अंदर देखो ये रहा, जूलॉजी की सी यूनिट के अंदर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चौथा पॉइंट, और उसके अंदर सारे प्रकार, शुक्र जनन, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन, ये सारी चीज़ें आ रही है। इसलिए मैं सारी स्टडी करके पूरा कंप्लीट करके पढ़ा रहा हूँ। बेटा इस प्रकार की कोई टेंशन मत करो, कोई किसी प्रकार की। आज एक कमेंट्स आया, सर एग्रीकल्चर बायोलॉजी नहीं है ये। बेटा एग्रीकल्चर बायोलॉजी वास्तव में रियल में ही नहीं है तुम्हारे तो 3-4 टॉपिक है वो, जो एक तो एंटेमोलॉजी का है कीट वाला, और एक कौन सा है पैथोलॉजी वाला, प्लांट पैथोलॉजी रोगजनक वाला, और फसलें हैं। इसके अलावा सारी नॉर्मल बायोलॉजी है, जो एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की बायोलॉजी है वो वाली है। तो वो भी शुरू होगी और ये भी चल रही है, लेकिन पहले ये चले, वो आपकी पढ़ी हुई है। ये चीज़ है जो आपके किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी जेट के सिलेबस में है। बेटा ध्यान दो, मुझे पता है, सारा सिलेबस लेके हूँ मैं आपके सामने। अब कल एक बच्चा वो कर रहे थे कि सर क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। बेटा क्वेश्चन ऑप्शन सहित मैं सारे बता रहा हूँ, और डिटेल थ्योरी याद है तो ऑप्शन से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो कल ही अपन ने एक चर्चा की थी, कल एक अपना क्वेश्चन, कल वाले पेपर, पिछली साल वाले पेपर का एक क्वेश्चन अपना कल हो गया। यदि आपने ध्यान दिया हो तो, यदि आप पढ़ने के बाद रेगुलर इन्हें देखते हो, समझते हो, तो एक क्वेश्चन कल हो गया। देखो ये रहा, पढ़ो। नर जनन तंत्र में नरलिंग हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन का स्राव नियंत्रण किसके द्वारा होता है। और कल मैंने बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कल चर्चा की थी अपन ने, बोलो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कल बताया था कि नहीं बताया था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये रहा ऑप्शन, ये रहा देखो। ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मैंने कहा था हार्मोन का क्वेश्चन आएगा।
और आता है हर बार, और मैंने ऑप्शन सहित भी सारे बताए थे, इसलिए मैं बताता सारा रहता हूँ। थोड़ा सा आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करो, ये थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखो। और ना ही ये ज़्यादा डीप है, डीप इसलिए लग रही है आपको कि आपने पढ़ी हुई नहीं है पहले, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चों से दूर है ये पूछ से, इसलिए मैंने ये सबसे पहले टॉपिक शुरू किया है कि जो पढ़ा हुआ नहीं हो उसको आराम से पढ़ें, थोड़ा देखें। और एक चीज़ और कि सर इंग्लिश मत पढ़ाओ, देखो नर कॉकरोच मादा कॉकरोच में निम्न में से उपस्थित होता है श्वास रंध्र, एनल स्टाइल, देख लो गुदालूम को किस में लिख दिया, एनल स्टाइल में, ये इंग्लिश वर्ड लिख दिया, हिंदी का ही है ये और इंग्लिश में लिख दिया। ऐसे ही बहुत सारी टर्मोलॉजी है, कहीं से भी आ सकती है। देखो ये रहा एक उच्च कोटि विटामिन खनिज लवण प्रोटीन वसा युक्त फसलें को क्या कहते हैं, क्या बोलोगे, जैविक पैदावार कहते हैं या जैविक विकास कहते हैं या जैव अणुओं का निर्माण बोलते हैं। और इंग्लिश में टर्मोलॉजी इसकी एक दे रखी है, केवल एक ही है, बायोफोर्टिफिकेशन। इसलिए इंग्लिश की टर्मोलॉजी बेटा मैं बताता हूँ, सिलेबस वही कराऊंगा जो है, इंग्लिश टर्मोलॉजी भी वही चलेगी, लेकिन हो सकता है थोड़ी समझ में नहीं आई। वीडियो को देखो, बार बार रिपीट करो उससे, और क्वेश्चन पुटअप कैसे होते हैं उसका ऑप्शन में बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, और भी शुरू कर दूंगा आज, और भी बता दूंगा। देखो ध्यान दो, सबसे पहले अपन टेस्टिस पढ़ रहे थे, वर्षण, और वर्षण के बाद उसके अंदर नलिकाओं का समूह है, नलिकाओं का समूह है, समूह बोल दो या जाल बोल दो। इस जाल को कह दिया अपन ने वर्षण जालक, वर्षण जालक, रेटे टेस्टिस। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आई आपको, नहीं ना, कोई दिक्कत है। अब देखो इन्हीं समूह से नलिकाएं बाहर निकलती है, नलिकाएं ट्यूबल्स बाहर निकलेगी, और इन ट्यूबल्स को कहते हैं अपन, क्या बोलोगे, एपिडिडाइमिस, अधिवर्षण। अब अधिवर्षण तो क्या है, दोनों तरफ आपको पता है कुंडली संरचनाएं हैं, लेकिन इनके बीच में भी नलिकाओं का एक जाल मिलता है जो अधिवर्षण को आकर जोड़ती है, रेटे टेस्टिस और अधिवर्षण को आकर बीच में से जोड़ने वाला, कल बताया था मैंने आपको, याद हो तो बताओ कौन सा है, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। अब देखो इंग्लिश इसकी नहीं बताऊं ना तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, क्यों, देखो एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सही है। अब निम्न में से सही क्या है, वो ये करता है कि वर्षण का वो शुक्राणुओं का परिवहन पूछता है, सर्टोली कोशिका, फिर इसके बाद में दे देता है वो वर्षण, फिर शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनी और पेनिस, ये ऑप्शन में दे दिया पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में क्या आएगा, सर्टोली, सर्टोली के बाद की बात करें अपन तो सर्टोली के बाद कहाँ आया, शुक्रवाहक, शुक्रवाहक के बाद शुक्रवाहिनी और पेनिस, फिर इसके बाद में शुक्रवाहक, फिर इसके बाद में शुक्रवाहिनी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ, बोली हुई चीज़ों कई बार नहीं दिखती है तो बोली हुई चीज़ों को समझा करो, 2 बार 3 बार बोल देता हूँ मैं। इसके बाद सर्टोली, वर्षण और पेनिस, ठीक है। फिर इसके बाद एक ऑप्शन और, 4 ऑप्शन होते हैं ना, एक ऑप्शन और, सर्टोली कोशिका, इसके बाद में हो गया वर्षण, इसके बाद अधिवर्षण और शुक्रवाहक, ये है चीज़। अब देखो ये 2 कंफ्यूज करेंगे आपको, शुक्रवाहिनी पहले आएगी कि या वाहक पहले आएगा, ठीक है। अब ये दोनों दिखने में एक है, कई बार इसको शुक्रवाहक इसको कह देता है, इसको वाहिनी बोल देता है, मतलब हिंदी में वर्ड चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं शुक्रवाहक को वास इफ्रेंसिया। देखो वर्षण, वर्षण के अंदर क्या थी, सर्टोली कोशिका,
और सर्टोली कोशिकाओं से वर्षण की सर्टोली कोशिकाओं से शुक्राणु को मिला पोषण। पोषण मिलने के बाद कहाँ आया वो वर्षण जालक में, रेटेटेस्टिस में, और रेटेटेस्टिस के बाद कहाँ आया वास इफ्रेंसिया में, और वास इफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस अधिवर्षण में, और अधिवर्षण के बाद आएगी आपकी वाहिनी शुक्र वाहिनी, और शुक्र वाहिनी के बाद आएगा पेनिस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ इसके अंदर इंग्लिश का थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत टर्मोलॉजी नॉलेज होना उसलिए ज़रूरी है, जिससे आपका वो क्वेश्चन हो सकता है। और इसी से ही जो आपको ये आउटलाइन बताई जाती है उसी में से ही ऑप्शन उठाते हैं, उसी की ही लैंग्वेज बनती है। कोई से टॉपिक से क्वेश्चन कैसे ही पुटअप हो सकता है, तरीका मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। आई होगी बात समझ में आपको? देखो आगे। हाँ जी, तो इनके बीच में जो नलिकाएं हैं उन नलिकाओं को क्या कह दिया अपन ने? वासा इफ्रेंसिया। क्या बोला इनको? वासा इफ्रेंसिया। तो देखो अब डायग्राम से देखो थोड़ा सा। एक बार थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम से देखना इन चीज़ों को। ये तो स्क्रोटम की दीवार कल जो बताई थी आपको वर्षण कोश की, और ये उसके अंदर टेस्टिस एक जोड़ी, ठीक है। टेस्टिस का ये संयोजी भाग, ठीक है, ये इसके पिंड मान लो, ठीक है, हो गई यहाँ तक। ये इसकी कोशिकाएं कल मैंने बता दी थी, सर्टोली शुक्रजन कोशिकाएं। इसी के ही नलिकाएं अंदर घुसकर ऐसे जाल बनाएगी इसमें, उस जाल को कह दिया वर्षण जालक। वर्षण जालक ये इसकी परतें जो कल अपन ने चर्चा की थी, वेजाइनलिस और एल्बुजिनिया, ठीक है। इस जाल को वर्षण जालक, और यहाँ से नलिकाएं बाहर निकलेगी। अब ये इन नलिकाओं को कह दिया अपन ने वास इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, सॉरी वास डिफरेंस इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी को, वास डिफरेंस, और ये वासा इफ्रेंसिया। ये दोनों इसी से ही होगी क्लियर, और यदि होएगी नहीं बाकी नहीं, दिक्कत कर दोगे, गड़बड़ मत करना। तो यहाँ से ये नलिकाएं बाहर निकलेगी, और नलिकाएं बाहर निकलकर एक कुंडलित संरचना के अंदर खुलती है। यहाँ से ये कुंडलित संरचना है। ये इस कुंडलित संरचना की चर्चा अब अपन करेंगे। मतलब देखो अपना वर्षण हो गया कल, रेटेटेस्टिस अभी करवा दिया आपको, वास इफ्रेंसिया करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद आ गया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस अधिवर्षण, ये वाला, ठीक है। अधिवर्षण जिसकी लेंथ आपको पता है 6 मीटर, लगभग कितनी मीटर हो गई? 6 मीटर। अब देखो ह्यूमन बॉडी की भी लंबाई नहीं है 6 मीटर तो, और इतनी ही कम दूरी में, मतलब टेस्टिस और पेनिस के बीच में इतनी ही कम दूरी में ये इतनी लंबाई का कौन है? अधिवर्षण है। मतलब इसकी संरचना कैसी है? कोयल्ड है, कुंडलित है। इस कुंडलित संरचना के जो आपस में कुंडल है, कोयल है, वो कोयल संयोजी उत्तकों से चिपकी, मतलब फोल्ड है, बहुत सारे फोल्ड ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रूप से, और ये फोल्ड हैं इस कारण से आपको पता है कि कम दूरी में इतनी लंबाई क्या हो जाती है? व्यवस्थित हो जाती है। मतलब यहाँ से निकलने वाली किससे? वास इफ्रेंसिया, जिसके अंदर आकर खुलती है, उसके बाद निकलने वाली कुंडलित पतली नलिका क्या कहलाती है? अधिवर्षण। लंबाई कितनी हो गई? 6 मीटर। अब एक चीज़ और, कल बहुत सारी मेन अपन ने टर्मोलॉजी देख ली थी सारी, वर्षण निर्माण वर्षण के अंदर शुक्राणु निर्माण भी पढ़ लिया था, शुक्राणु निर्माण का नियंत्रण वगैरह, और वो सारे हार्मोन चारों पढ़ लिए। अब इसके बाद इनके कार्यों की चर्चा करते हैं। किसकी? अधिवर्षण की। तो देखो अधिवर्षण के 3 भाग हैं, मतलब उसके अलग अलग 3 पार्ट। पहला है कैपिड, कार्पस और कॉर्डो।
कैपिड, कार्पस और कॉर्डो। देखो जहाँ जहाँ मैंने लिखे हैं ना वहाँ वहाँ वैसे की वैसे समझ में भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं कि शीर्ष संरचना टॉप स्ट्रक्चर कैपिड, मध्य संरचना कुंडली संरचना कार्पस, और नीचे की संरचना जो यहाँ से आपको पता है आगे कौन निकलेगी, शुक्रवाहिनी। उस शुक्रवाहिनी से जुड़ी हुई संरचना कौन सी कहलाती है, कॉर्डो। क्लियर हो गई चर्चा सारी, आ गई ना बात समझ में। कैपिड ऊपरी भाग, मध्य भाग कुंडलित भाग, और कॉर्डो कौन सा है, कौन सा हो गया, अंतिम भाग जो शुक्रवाहिनी से जुड़ा हुआ है। क्लियर, लंबाई पूछ सकता है, कई बार पूछ लेता है बेसिक के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन का ध्यान रखना, 6 मीटर के आसपास जो भी लंबाई आती है वो किसकी है, एपिडिडाइमिस अधिवर्षण की है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें सारी आपकी, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्यों के अंदर बनता है। और इसके कार्य देखो, कार्य एक तो पोषण, देखो सर्टोली सेल से पोषण वर्षण में मिला, इसके बाद वो मूव करेगा, मूव करके शुक्राणु कहाँ आएगा, इनमें, और अधिवर्षण उसको पोषण देगा, इनकी गति करवाएगा, क्योंकि यहाँ से शुक्राणु जब आएंगे, यहाँ से निकलेंगे, निकलने के बाद वो इनकी गति के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मार्ग कौन है, अधिवर्षण, गति में सहायता करेगा। दूसरा एक और चीज़ है संग्रहण, शुक्राणु का जो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, अस्थायी संग्रहण, लगभग 1 महीने तक शुक्राणु का संग्रहण कौन कर सकता है, अधिवर्षण कर सकता है। ठीक है, चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट काम, वो इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये शुक्राणु को अंडाणु भेदन की क्षमता प्रदान करता है। अंडाणु का मतलब ओव्यूम, एग को फर्टिलाइज्ड करे, ये मतलब उसको निषेचित करे, उसकी क्षमता देने का काम किसका है, एपिडिडाइमिस का। मतलब ऐसी कैपेसिटी प्रोवाइड करवाता है उसे कि वो आगे जो ओवम के बैरियर हैं, आगे बताएंगे आपको, झिल्लियाँ जिसमें एंजाइम काम करते हैं, और एंजाइमों का क्वेश्चन पिछली बार हाइलोरुनिडेज वाला आया भी है, तो उसकी क्षमता जो उसे मिलती है, कैपेसिटी या ताकत या एक तरह से जो मोटिवेशन जो जिसको मिलता है ना, वो किससे मिलता है, एपिडिडाइमिस से मिलता है। क्लियर हो गई बात सारी, आपकी चीज़ें सारी क्लियर। तो ध्यान रखना ऑप्शन में अंडाणु भेदन की क्षमता निम्न में से कौन से ऑर्गन से मिलती है, तो ऑप्शन आपके सामने सारे पड़े हैं, किसी भी ऑर्गन का नाम ले देगा, और काम कौन करता है, ये एपिडिडाइमिस या अधिवर्षण। क्लियर ना, यहाँ तक बहुत अच्छी सी चीज़ है। वर्षण के बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, वर्षण के बाद वर्षण जालक, वास इफ्रेंसिया, फिर कुंडलित नलिका, अधिवर्षण, कैपिड, कार्पस और कॉर्डो, और ये इसके 4 कार्य। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे कि ऐसे, ताकि पिक्चर माइंड में बैठती जाए और लगातार पढ़ते जाओ। हाँ, उतार लिया आपने या स्क्रीनशॉट ले लिया? कोई अक्षर नहीं समझ में आए या वर्ड नहीं समझ में आए तो बोलूँ तब उसके ऊपर फोकस कर लिया करो थोड़ा सा। ठीक है, मतलब यहाँ तक अपने वर्षण, अधिवर्षण, रेटेटेस्टिस, वर्षण जालक जिसको कहते हैं, और वासा इफ्रेंसिया, ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, पूरे को रफ कर रहा हूँ मैं, इसको जोड़ते आप रहना अब रेगुलर। ठीक है, इसको भी। अब इसके बाद आती है वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। ठीक है, नेक्स्ट है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, अब देखो यहाँ से आपका अधिवर्षण जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, ये नलिका, पतली नलिका चलती है। अब ये पतली नलिका कहाँ से आती है, कैसे आती है, थोड़ा सा ध्यान दो। इस जगह ऊपर कौन है, यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपको पता है किडनी से कौन सी ट्यूब आती है, यूरेटर आती है, मूत्रवाहिनी, यूरेटर या मूत्रवाहिनी आएगी। ठीक है, मूत्राशय के अंदर आकर कौन खुलती है, मूत्रवाहिनी, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरेटर आ गई। इस यूरेटर के ऊपर से ये लूप बनाती है ऐसे, इस हिसाब से, मतलब जैसे ऐसे ये ट्यूब थी, इस ट्यूब के ऊपर से घूमकर आकर ये खुलेगी, और खुलेगी कहाँ, ये भी देख लो, ये खुलती है यहाँ से एक थैलेनुमा संरचना के अंदर।
इस थैलेनुमा संरचना को, ये तो होगी आपकी कौन सी, शुक्र वाहिनी, और ये हो गया आपका शुक्राशय। क्लियर होगी बात? शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकल। शुक्र वाहिनी यहाँ से लूप बनाती है और लूप बनाकर एक वाल्व बनाती है, मतलब एक वाल्व बोल दो चाहे एक द्वार बोल दो, उस द्वार को कहते हैं एम्पुला। ये पूछते हैं भाई, ध्यान रखना कि शुक्र वाहिनी शुक्राशय में कौन से मार्ग या कौन से वाल्व से प्रवेश करती है, तो कौन सा वाल्व है, कौन सा है, एम्पुला वाल्व। एम्पुला वाल्व प्रवेश करती है। अब देखो इसके कार्य तो बहुत इजी हैं, शायद समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। यहाँ से जो शुक्राणु आए उन शुक्राणुओं का क्या किया, परिवहन किया, उनकी गति करवाई और उनको सपोर्ट या सहारा प्रदान किया, उनको पोषण दिया। मतलब अधिवर्षण के जो कार्य है ना वो लगभग इसके हैं, केवल वो अंड भेदन की क्षमता को छोड़कर जो भी काम होता है सारा, वो सारा काम किसका है, आपके इस शुक्र वाहिनी का है। ठीक है, शुक्र वाहिनी वास डिफरेंस। अब इसके बाद अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से कौन शुरू होता है, मूत्र मार्ग शुरू होता है, ये तो आपको ही पता है। यूरिथ्रा यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये इसकी ये दीवार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे दो पालियों के रूप में देखो जी बाल को, ये ट्यूब यहाँ से आकर यूरिथ्रा में खुलती है। ठीक है, इससे पहले एक तो शुक्राशय आया, इसको कह दिया आपने प्रोस्टेट, और ये मूत्र मार्ग यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा के ऊपर यहाँ एक ग्लैंड होती है इस जगह, जिसको कहते हैं अपन बल्बो यूरिथ्रल, बाद में चर्चा करेंगे। और ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, पेनिस की। ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया। ठीक है, टेस्टिस हो गया, अधिवर्षण हो गया, फिर इसके बाद कौन सी होगी, वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट, ये होगी आपकी काउपर, काउपर, और काउपर यूरिथ्रा के नीचे कौन हो गया, पेनिस। ठीक है, अब देखो इनकी डिटेल आराम से मज़े से, अब सारी चीज़ें आ जानी चाहिए समझ में। अपन सहायक जनन ग्रंथियों के अंदर 3 पढ़ते हैं, 3 बताई थी ना आउटलाइन में, कौन कौन सी, शुक्राशय, दूसरी कौन सी बताई थी, प्रोस्टेट, और तीसरी कौन सी बताई थी, काउपर। इन तीनों की एक बार चर्चा कर ले, इसके बाद में लास्ट में पेनिस, और कुछ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बीच बीच में आएगी वो करवाते रहेंगे। इसके बाद आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा कंप्लीट। देखो जी, पर थैलेनुमा संरचना जो शुक्र वाहिनी से नीचे जुड़ी रहती है, इसका जो निर्माण होता है वो होता है भ्रूणीय मुलेरियन नलिका से। भ्रूणीय मुलेरियन जो नलिकाएं होती है, वो नलिकाएं मुलेरियन ट्यूबल्स जो होती है ना, वो किसका निर्माण करती है, सेमिनल वेसाइकल का करती है, शुक्राशय का करती है। और ये सहायक जनन ग्रंथियों के अंदर मानी जाती है। और सहायक जनन ग्रंथियों का काम क्या होता है, जनन की आवश्यक सामग्रियों का या अन्य चीज़ों का क्या करना है, निर्माण करना है। अब निर्माण करने के लिए देखो, इस शुक्राशय का जो कार्य है ना, वो कार्य है सीमन निर्माण, सीमन निर्माण। सीमन कितना बनाती है ये, 60 से 70%। इसके सीमन में क्या होता है, फ्रक्टोज, याद रखना। सेमिनल फ्लूइड पूछ लेते हैं कई बार, और सेमिनल फ्लूइड
उसका और इसका दोनों का अंतर पूछ लेते हैं कि एंजाइम कौन से में होते हैं और पोषक कौन से में होते हैं। तो सुक्रोज आपको पता है क्या है, शर्करा है। सुक्रोज क्या है, शर्करा, शुगर है। तो शुगर है तो इसका मतलब पोषण के लिए तो कौन जरूरी है, फ्रक्टोज। तो इसके सीमन में तो क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। और कितना बनेगा, 60 से 70%। अब सीमन की बात करो, सीमन क्या है, सीमन शुक्राणु का तरल माध्यम है, तरल माध्यम, फ्लूइड, जो शुक्राणुओं के पोषण के लिए, क्रियाशीलता और गति के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। एक्टिवेशन के लिए मतलब उनकी क्रियाशीलता, गति के लिए क्या करेगा, सहायता करेगा। ये कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, ये होता है श्वेत। पीएच कितनी होगी इसकी, पीएच बताओ जी, आ जाती है कई बार पेपर में। पीएच क्षारीय प्रकृति का होता है ये, 7.4 से 7.5। अब ऑप्शन क्या करेंगे इसमें, जब मैं डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन पुटअप करवा रहा हूँ कैसे क्या होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, इसलिए आप बार बार ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान न दें। केवल जो पढ़ाया जा रहा है या जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, बीच में ऐसे नहीं करें बार बार में। तो ये क्वेश्चन किस हिसाब से पुटअप होते हैं, हर एक टॉपिक में कहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं सारी बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें। देखो पीएच कितनी होगी, 7.4 होगी। अच्छा जी, इसमें क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु, और शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, 10 करोड़ पर ml। मतलब 1 करोड़ के, सॉरी 1 ml के अंदर कितने शुक्राणु, औसतन 10 करोड़। कई किताबों में कम अधिक ज़्यादा कोई थोड़े बहुत दे रखे हैं। और एक बार में मनुष्य इनसेमिनेशन कर सकता है। इनसेमिनेशन बताएंगे अभी आपको, आपके रुको एक मिनट। इनसेमिनेशन का मतलब होता है वीर्य सेचन, मतलब नर जो वीर्य जो बाहर निकालता है ना, उसकी मात्रा 3 से 4 ml। मतलब एक बार इनसेमिनेशन के समय एक अंडाणु के चारों तरफ 40 से 50 करोड़ शुक्राणु उसके चारों तरफ एकत्रित होंगे। जुड़ता एक है, श्रेष्ठ जुड़ेगा। अब श्रेष्ठ कौन होगा, वो योग्य होगा और शक्तिशाली होगा। सिलेक्शन उसी का ही होगा जो योग्य है। यहाँ कंपटीशन में भी यही चीज़ है प्यारे बच्चों, पढ़ते सब हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन टैलेंट जो एक वास्तव में रियल होता है, सिलेक्शन उसी का ही होता है। वही वाली चीज़ है सब हर जगह ही, वही डार्विनवाद है। डार्विनवाद नेचुरल सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन उसी का जो अपने आप में क्या है, योग्य है। तो देखो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको आ गई समझ में। शुक्रवाहिनी के बाद क्या आ गया अपना, शुक्राशय, और शुक्राशय के कार्य बता दिए, और कार्य बताने के साथ साथ मैंने सीमन का भी पूरी प्रोसीजर पूरी कंप्लीट यहाँ आपको बता दी। ठीक है, सीमन निर्माण होता है, 2 चीज़ इसमें ध्यान रखना मेन, 60 से 70%। और इसके सीमन में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज, जो सीमन को पोषण प्रदान करता है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा उतार लो फटाफट से, फिर आगे शुरू करें अपन। देखो उतार लिया शायद, यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा देखो आगे आप एक एक टॉपिक धीरे धीरे आराम से लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक है, इंग्लिश टर्मोलॉजी भी, हिंदी टर्मोलॉजी भी, क्वेश्चन भी सारे पेपर मैंने आपको, देखो एक चीज़ दिखाऊं, पिछली बार कॉकरोच वाला क्वेश्चन आया है, उसमें एनल स्टाइल नाम दे दिया गुदालूम को। अब बताओ इंग्लिश नहीं बताऊंगा तो ये कहोगे साहब ये तो बताया नहीं। इधर भी एनल स्टाइल लिखा हुआ है, देखो इंग्लिश में भी कैसे इंग्लिश की टर्मोलॉजी को हिंदी में वो लिख देता है, थोड़ा सा देखेंगे आप। देखो तो यहाँ इसलिए इंग्लिश टर्मोलॉजी ज़रूरी है। और क्वेश्चन पुटअप होने की बात है, वो मैंने अभी LH वाला जो आपको करवाया था, कल भी समझाया था थोड़ा सा, आज भी मैंने थोड़ी सी उसकी चर्चा की थी। तो वो इंग्लिश और हिंदी ल्यूटिनाइजिंग ही बोलते हैं उसको, और ल्यूटिनाइजिंग ही मैंने बताया था भाई। अपना जो जेड का या BHU का ICR का जो लेवल है, वो लेवल जिस हिसाब से है ना, उसी लेवल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। देखो कल अपन ने बहुत बार इसकी चर्चा की थी। लिंग हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन कौन सा बताया था, नर का टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन पर ल्यूटिनाइजिंग काम करता है, ये रहा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, LH हार्मोन जो अपन ने शॉर्ट में बोला था। देखो अब कल एक कमेंट्स आया कि साहब ये सिलेबस में नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो नरलिंग हार्मोन, ये कहाँ से आएगा, फिर कहाँ से आया है ये,
तो इसलिए बेटा मुझे ज़्यादा टेंशन है, मुझे आप ही नहीं, ऑल ओवर राजस्थान के पूरे स्टूडेंट और इवन दैट बाहर के स्टूडेंट भी देख रहे हैं, इसलिए गलत नहीं पढ़ाऊंगा, जो सिलेबस में है और जैसा है वैसा ही पढ़ाऊंगा। इसलिए आप किसी प्रकार की टेंशन न करें, निश्चिंत रहे, विश्वास करें और रेगुलर मेहनत करते रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करते रहें। धन्यवाद। देखो ध्यान दो आगे। हाँ जी, बीच बीच में जगाना होता है आपको, चैनल गायब कर लेते हो बीच बीच में, बोले ये तो पता नहीं है कि नहीं, ये नहीं समझ में आया, रहने दो। अरे ऐसे निराश नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक होकर पढ़ो आराम से। शुक्राशय हो गया, सेमिनल वेसाइकल। अब इसके बाद आती है प्रोस्टेट। तो देखो प्रोस्टेट कहाँ है, इस जगह है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे, दो पालियों के रूप में, दो पालियां हैं, दो लॉब्स हैं और दोनों पालियां कैसी है, सिंघाड़े के आकार की, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोस्टेट संपुट। याद रखना नाम, क्या बोलोगे, प्रोस्टेट संपुट। और प्रोस्टेट संपुट या प्रोस्टेट से भी क्या बनता है, सीमन बनता है। सीमन मैंने बता ही दिया क्या होता है। सीमन और शुक्राणु दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। नर युग्मक जो होते हैं ना, उनको तो कहते हैं शुक्राणु, जो वर्षण में बनते हैं। देख कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इजी सा, मैं क्लासों में भी करता हूँ, कई बार आया हुआ भी है आपके एग्रीकल्चर में। ऐसे पूछते हैं कि साहब शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो सीधा सा जवाब होता है शुक्राशय में। अरे नहीं बेटा, शुक्राणु बनेंगे वर्षण में और सीमन बनेगा कहाँ, शुक्राशय प्लस प्रोस्टेट में। वो नर युग्मक है और ये नर युग्मकों के लिए तरल माध्यम सीमन है, वीर्य है। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। ठीक है, देखो जीरो से लेकर डीप तक जाना, लास्ट तक जाना, ये मेरा फर्ज है। इसलिए जिसको जहाँ तक जितना पढ़ना है वो पढ़ लो, डीप नहीं पढ़ना है तो ऊपर ऊपर का पढ़ लो। ठीक है, जिनको डीप पढ़ना है वो ऊपर वाला मत पढ़ो, अंदर तक चले जाओ। तो सारा कॉम्बिनेशन है अपने पास, तो कॉम्बिनेशन में से चूज आपको करना है कि आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हो, आप कैसा करना चाहते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं वो 12th की बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी वाली बुक है उसमें आती है। आपको हो सकता है तकलीफ हो, इसलिए वीडियो को बार बार देखो। कई बच्चों को ये पढ़ाई नहीं आज तक, तो वो कहते हैं साहब जेट में ही नहीं है। बेटा सिलेबस निकालो पहले, मैं तो ये कहता हूँ सिलेबस याद कर लो पहले, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। इतना अपार सिलेबस है, उसकी स्टडी कर लो ताकि फालतू के कमेंट नहीं करें। और दूसरी एक चीज़ और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पुराने पेपर है ना जेट के, उन पुराने पेपरों को थोड़ा सा देख लो। सर ने भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सबको शेयर किया है, तो उनको देखो और आपको खुद को पता लग जाएगा कि हाँ यार गुरुजी सही पढ़ा रहे हैं, सही दे रहे हैं। तो इसलिए बेटा ये आउटसाइड का चैनल मत पकड़ा करो, बेफालतू की गफलतबाजी में या अफवाहों में ध्यान मत दो, रेगुलर ध्यान रखो यहाँ। ठीक है, सीमन। तो यहाँ सीमन जो बना, उस सीमन के अंदर फ्लूइड जो है आपका, सीमन जो आपका है, इस सीमन के अंदर एंजाइम होते हैं। उसमें बताया था मैंने शुक्राशय वाले में क्या क्या बताया था, बताओ, फ्रक्टोज। और इसमें एंजाइम है सिट्रेट, स्पर्मिन, स्पर्म लाइसिन, लाइसिन एज लाइसोजाइम। ये ऐसे एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं और ये सारे एंजाइम आगे चलकर काम बताएंगे अपन जब ये अंड भेदन करेगा, जो पिछली बार क्वेश्चन भी आया था। उस अंड भेदन की क्रिया के अंदर और इस शुक्राणु की क्रियाशीलता, देखो वो काम था, किसका काम था, शुक्राशय वाले सीमन का काम था शुक्राणुओं को पोषण देना, और इसका काम है उसकी क्रियाशीलता, गतिशीलता या उसको जीवित रखने का काम किसका है, प्रोस्टेट के सीमन का है। क्लियर बात, सारी चीज़ें क्लियर ना। अब कोई समस्या थोड़ी आ रही है किसी प्रकार की, क्लियर हो गई, क्वेश्चन भी बता दिए सारे। अब देखो आगे, चलो जी आगे चले बेटा। ठीक है, देखो हाँ, अगली ग्रंथि, सारे ग्रंथियों में शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट हो गया, अगली ग्रंथि का ऊपर। डायग्राम आपके सामने है, इसलिए मैंने बनाया कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं, और इधर मैं आपको सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। काउपर कहाँ है, काउपर कहाँ पाई जाती है, देखो ये ऊपर से कौन आया, मूत्र मार्ग आया, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा पर बल्ब के आकार की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल। क्या बोलोगे, बल्बो यूरिथ्रल।
कौन सी ग्रंथि? बल्बोयूरिथ्रल। और वैसे नाम क्या है इसका? काउपर। ठीक है, इतनी आराम से सिस्टमेटिक से आउटलाइन से डायग्राम से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है ना, वो भी अनपढ़ आर्ट्स का स्टूडेंट है वो भी याद हो जाए उसको भी। और आप साइंस के और फिर कहते हो सर इंग्लिश हिंदी जल्दी तेज क्वेश्चन। बेटा ये तो नहीं है, कंपटीशन है, थोड़ा सा ध्यान दो, अपने आप को भी जगाओ, अपने माइंड को भी एक्टिव करो कि यार इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है। अपने आप से पूछो। हर चीज़ डिपेंडेंसी के ऊपर रहोगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है डिपेंडेंसी में कई बार गड़बड़ हो जाती है। भाई आपको टीचर ने ज्ञान दे दिया और आपने फिट पेटा लिया और वो मान लो नहीं हुआ, तो इसलिए अपने आप से क्वेश्चन करो, खुद पुटअप बनाओ और कैसे बन सकता है वो अपना माइंड चलाओ। तो बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि है और ये स्रावित करती है तरल। कैसा वाला? क्षारीय। अब ये तरल सीमन नहीं है, सीमन तो इन दोनों से हो गया, उससे और इससे शुक्राशय से। ये सीमन क्या करता है? जब नर मादा के साथ संभोग करता है या मैथुन करता है, सेक्स की क्रिया करता है, तो जो मूत्र मार्ग है, ठीक है, मतलब ये पेनिस वाला जो हिस्सा है ना, उसको चिकना बनाता है। मतलब एज ए लुब्रिकेंट, इंग्लिश में बोले तो लुब्रिकेंट देने का काम किसका है? काउपर का। और ये लुब्रिकेंट आपको पता ही है, उस मार्ग को क्या बनाएगा? स्मूथ बनाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और उसे सेट कर लो। हाँ जी प्यारे बच्चों, उतार लिया साइड। यहाँ तक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी काउपर वगैरह की, प्रोस्टेट की, शुक्राशय की, जो टर्मोलॉजी जो बेसिक बताया उसको याद रखना। जेट में इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, थोड़ा हार्ड भी आ जाता है, तो इसलिए सारा कॉम्बिनेशन लेकर मेरे को चलना है। देखो दुनिया में हर एक स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता है, मैं हम सबको पढ़ाया है, सबको, जितने भी बड़े कंपटीशन है FSO तक की कंप्लीट अधिकारियों की जो एग्ज़ाम है ना वहाँ तक मैंने बायोलॉजी पढ़ाई है। लेकिन जितनी मेहनत, जितनी दिल से और जितनी शिद्दत से मैं जेट के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ उनको नहीं पढ़ाना पड़ता, क्योंकि वो समझ जाते हैं चीज़ों को, कंसेप्ट को बैठ जाते हैं। और आपको 0 लेवल से लेकर एंड लेवल तक की सारी चीज़ें समझानी होती है। इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दें इन चीज़ों को, आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही है और आपकी ही एग्ज़ाम के लिए चल रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ मैं इसको पूरे को रब करूँगा एक बार कंप्लीट, इसको भी रब कर दूं। अब अपना पेनिस का लास्ट का बचा है, तो इसलिए उसी डायग्राम को मैं रख रहा हूं। देखो जी, पेनिस, ठीक है, ये नर का हो गया बाह्य जन्नांग, इसकी बाह्य, लंबा और बेलनाकार। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिया बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटिया। एक्सटर्नल जेनेटिया बाहर की ओर है। ठीक है, अब काम, इसकी स्ट्रक्चर, इसके कार्य, ये सारी चीज़ें कंप्लीट अपन पढ़ेंगे। देखो, एक तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। अब उसके भी 3 अलग अलग भाग हैं। यूरिनर पार्ट अलग होता है, ठीक है, उसका पेनिस ग्लांस वाला हिस्सा है वो अलग होता है, लेकिन फ़िलहाल अपन को पेनिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसकी संरचना के अंदर मसल्स कॉर्ड होते हैं, पेशीय तंतु, मसल कॉर्ड्स, पेशियाँ, और ब्लड कॉटर्स होते हैं, रक्त कोटर, रक्त कोटर इसकी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। किसके अंदर? पेनिस के अंदर। ठीक है, इसका अग्र सिरा, जो आगे का सिरा है वो मोटा होता है, उसको कहते हैं पेनिस ग्लांस। ग्लांस, सीसन मुंड कहते हैं शायद हिंदी में, हाँ सीसन मुंड, सीसन मुंड, ये अगला सिरा इसका लास्ट का। और अगले सिरे के ऊपर आपको दिख रहा है एक छोटी सी स्किन होती है, उसको कहते हैं फॉर स्किन। क्या बोलते हैं? फॉर स्किन। नॉर्मल सी चीज़ें आ गई समझ में भाई। इसका जो स्ट्रक्चर, जो निर्माण होता है वो किससे होता है? पेशियों से। और पेशियों की कॉर्ड्स मिलती है, इनमें डोरियां मिलती है। डोरियां नाम याद रख लेना, नाम याद रख लेना, यदि आ जाए तो कॉर्पोरा,
स्पॉन्जियोसम और एक होगी कॉर्पोरा केवर्नोसा। कार्पोरा स्पॉन्जियम और कार्पोरा केवर्नोसा, मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है यहाँ से आकर ये दोनों तंतु निकले होंगे जो इसके उत्तेजन में, भी बताएंगे, एक्साइटेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ब्लड के कोटर बने होते हैं, अलग अलग खाने बने हुए होते हैं। और अंतिम सिरा सीसन मुंड कहलाएगा, ग्लांस पेनिस कहलाएगा। और ग्लांस पेनिस ढका होता है फोर स्किन से, ठीक है। फोर स्किन इसके ऊपर पाई जाती है जो इसको ढक के रखती है। क्लियर हो गई यहाँ तक सारी चीज़ें? कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको किसी प्रकार की? अब देखो आगे थोड़ा सा समझो। जो ये पेशियां हैं, ये पेशियां सामान्य अवस्था में या रक्त कोटर सामान्य अवस्था में रिक्त होंगे। सामान्य अवस्था मतलब नॉर्मल जो स्टेज है, नॉर्मल अवस्था है, उसमें रिक्त होंगे। रिक्त होंगे तो बताओ पेशियों में तनाव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। पेशियों में तनाव नहीं होगा तो इसकी लंबाई मोटाई कम होगी। जैसे ही ये रक्त कोटर रक्त से भर जाएंगे, ठीक है, भरेंगे, और बढ़ते ही पेशियों में क्या आएगा? तनाव। और तनाव आते ही इसकी लंबाई और कठोरता दोनों क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब लेंथ भी बढ़ जाएगी और उसमें हार्डनेस भी आ जाएगा। क्लियर हो गई सारी बातें? समझ में आया होगा शायद अब तो। अब इसमें से देखो मेन जो चीज़ है, इसका कार्य, सबके कार्य साथ साथ लेके चल रहे हैं। इसका कार्य होता है इनसेमिनेशन। क्या कार्य है? इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन को हिंदी में बोलते हैं वीर्य सेचन, मतलब मादा की वेजाइना में सीमन को डालना, वीर्य को डालना। इनसेमिनेशन किसका काम है? पेनिस का काम है। क्लियर प्यारे बच्चों? कोई समस्या किसी प्रकार की? क्लियर, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। देखो सुनो, अब थोड़ा सा मैं एक रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। अपन ने कल टेस्टिस पढ़ा। टेस्टिस में कौन सी पढ़ी अपन ने? जडनिक उपकला या सेमनीफेरस ट्यूबल्स। अच्छा हाँ, ध्यान रखना, एक इसकी सेमनीफेरस ट्यूबल्स की जडनिक उपकला है ना, उसके लिए विटामिन कौन सा चाहिए? ई, सुंदरता का विटामिन, जिसकी कमी से बांझपन आ जाता है, स्त्री में भी और इसमें भी। पुट्टक कोशिकाओं का निर्माण स्त्रियों में करेगा और इसमें क्या करता है? वो जर्मिल एपिथेलियम को बना के रखेगा। वर्षण के बाद अपन किस में आए? कौन से में आए? वर्षण जालक में। वर्षण जालक के बाद शुक्रवाहक में। शुक्रवाहक के बाद अधिवर्षण में। अधिवर्षण के बाद शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी के बाद कौन आया? शुक्राशय। शुक्राशय के बाद प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बाद कौन आ गया? काउपर। और काउपर के बाद कौन आ गया? पेनिस। ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? क्लियर? थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। फिर कुछ एक टर्मोलॉजी जो एग्ज़ाम के हिसाब से मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछी जाती है, वो थोड़ी सी आपको बताएंगे। हाँ जी, इसको पूरा मिटा देता हूँ मैं। दो चीज़ क्लियर करो। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? नर युग्मक को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वर्षण में। और शुक्राणु जिसमें पाए जाते हैं उस तरल को कहते हैं सीमन। तो उससे ही रिलेटिव कुछ डिसऑर्डर या विकार हैं, उन विकारों की चर्चा करते हैं। ये पहला विकार, फर्स्ट एस्पर्मिया। पहला कौन सा है? एस्पर्मिया। दूसरा एज़ोस्पर्मिया, ठीक है। तीसरा एज़ोस्पर्मिया। इसके बाद चौथा कौन सा आ जाएगा? ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। पांचवा कौन सा? यूरोस्पर्मिया। और एक और होता है, हाँ, नेक्रोस्पर्मिया। ठीक है दोस्तों, ये विकार हैं।
सीमन से संबंधित, शुक्राणु से संबंधित, जो भी सारी चीज़ें आपकी आती है उससे संबंधित विकार है। ठीक है, ये डिसऑर्डर्स या विकार है। विकार या डिसऑर्डर मतलब थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है ना, बीमारियां कईयों में रह जाती है, वो वाली है ये। एस्पर्मिया, सीमन का नहीं बनना, सीमन का नहीं बनना। ठीक है। एज़ोस्पर्मिया का मतलब सीमन में शुक्राणु न होना, और एज़ोस्पर्मिया मतलब शुक्राणु परिपक्वन नहीं होना, शुक्राणु संख्या में कम होना। ठीक है। यूरो का मतलब शुक्राणु संख्या में क्या होना, ज़्यादा, और नेक्रो का मतलब शुक्राणुओं का अचल होना, नॉन मोटाइल। एक तो चल और दूसरे कौन से होते हैं, अचल। अब देखो, सीमन किसी में बनता है, किसी में कम बनता है, किसी में ज़्यादा बनता है, ये तो उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। तो सीमन जिसमें नहीं होता है, आप एग्रीकल्चर के साइड हो, कास्ट्रेशन विधि एक पढ़ी होगी आपने, कास्ट्रेशन मेथड, बंध्याकरण पशु। जैसे मान लो अपने पास वो है गाय का बछड़ा है, अब वो बछड़ा दो प्रकार का होता है, एक तो सांड होता है, एक बैल होता है कि नहीं होता। अरे तो उनकी मेहनत करवाने की या कोई फिजिकल वर्क करवाने, जैसे खेती वगैरह का या बोझा ढोने के लिए काम करवाते हैं, तो आपने शायद सुना होगा कि उसके वषणों को कुचल दिया जाता है। ठीक है। और कुचलने के लिए उसको बंध्या पशु कहते हैं, मतलब कास्ट्रेशन करवाते हैं उसमें, और कास्ट्रेशन ताकि उसमें सीमन नहीं बने। अरे सीधी सी बात है, एक तो खुला होता है जो गांव में जो करते हैं अपन, वो सांड वाला जुगाड़ है एक तो, और दूसरा कौन सा है जो अपने खेती में बैल काम में लेते हैं। तो बैल को क्या चाहिए, ताकत चाहिए, तो उस ताकत के लिए उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं हो, नहीं तो वो भागेगा इधर उधर, काम ही नहीं देगा। इसलिए उसको सबसे पहले क्या बनाते हैं, उसको बंदिया करते हैं। मतलब यहाँ पर कास्ट्रेशन की विधि जो होती है ना, वो एज़ोस्पर्मिया में होती है। मतलब यदि किसी में नहीं है तो करवाई जाती है, तो उसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। बंध्याकरण। ठीक है। एज़ोस्पर्मिया शुक्राणु का नहीं होना, इसको कहते हैं नसबंदी, और नसबंदी का मतलब होता है वासेक्टोमी। अभी बताई थी आपको, वास डिफरेंस को काट दिया जाता है ताकि वर्षण में शुक्राणु बन तो रहे हैं लेकिन वो सीमन तक नहीं आते, क्योंकि सीमन तो आगे आकर बनेगा कहाँ पर, शुक्राशय में, प्रोस्टेट में, तो उसमें वो मिक्स नहीं हो, उसमें नहीं बने। इसलिए उसकी दोनों तरफ की जो ट्यूब होती है, शुक्रवाहिनी ट्यूब, उसको काट कर दोनों सिरों से बांध दिया जाता है। उस घटना को कहते हैं वासेक्टोमी। और कास्ट्रेशन के अंदर क्या करते हैं, वसन को कुचल दिया जाता है, जिससे सीमन और आगे की जो प्रोसीजर, भाई उसके सहायक लैंगिक लक्षण ही क्या हो गए, नष्ट हो गए ना। तो इसलिए वो अब वो नर के लक्षण दिखाएगा ही नहीं, वो बेचारा वो कैसा हो गया, पचने वाला ही हो गया, मतलब मेहनत करने वाला ही हो गया। उसका ध्यान कहीं इधर उधर मादा वादा दिखेगी तो भटकेगा नहीं, वो अपने काम से काम रखेगा। ठीक है। तो ये थोड़े से डिसऑर्डर थे, तो दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। एस्पर्मिया, सीमन जिसके अंदर नहीं बनता, उस विकार को बोलते हैं एज़ोस्पर्मिया, सीमन में शुक्राणु का न होना। एज़ोस्पर्मिया मैंने बताया था आपको कौन से विकार में, कौन सा, अभी शुरू में पढ़ाया था, वर्षण जब पढ़ाया था, जब कि गोपिक वर्षणता बोलते हैं, क्रिप्टोकार्डिज्म, जिसमें वर्षण बाहर नहीं आते, टेम्परेचर नहीं बनता, शुक्राणु का परिपक्वन नहीं होता। ये संख्या में, औसतन संख्या मैंने बताई थी पर ml में 10 करोड़, उससे कम, ये उससे ज़्यादा, और ये होते हैं लेकिन गतिशील नहीं होते। तो ये सारे डिसऑर्डर थे। अब डिसऑर्डर के साथ साथ कुछ प्रोसीजर 2-3 एक और भी हैं, एक बार इसको थोड़ा सा उतार लो। अब देखो, एक क्वेश्चन आ गया, जैसे
ह्यूमन बॉडी से शरीर वो सर्टोली सेल से बाहर निकलना क्या होता है? देखो ऑप्शन दे दें आपको कि सर्टोली सेल से शुक्राणु का बाहर आना, टर्मोलॉजी आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने दे दें। सेमिनेशन या स्पर्मेशन, ठीक है। दूसरा दे दें आपको एमिनेशन, एग्जाक्यूलेशन और इनसेमिनेशन। देखो 4 पॉइंट लिख दिए मैंने, 4 ऑप्शन लिख दिए। अरे मेरे जो टॉपिक यहाँ लिख दिए वही ऑप्शन है, वही क्वेश्चन है, वही याद है, वही थ्योरी है, वही नोट्स है। समझ क्यों नहीं रहे आप मेरे को? थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, इसलिए पेशेंस रखो, क्योंकि मैं थोड़े से मैं बहुत ज़्यादा करवा देता हूँ, इसलिए थोड़े उन्हीं के अंदर ही सारे क्वेश्चन हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सर्टोली सेल से शुक्राणु का बाहर आना कहलाता है। तो देखो समझो क्या क्या कहलाएगा, ये 4 टर्मोलॉजी क्या क्या है, आपके उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ आ जाएगा पूरा। इनसेमिनेशन का मतलब सीमन का मादा शरीर में जाना, फीमेल बॉडी के अंदर जाना। एग्जाक्यूलेशन का मतलब सीमन का नर के शरीर से, नर से बाहर आना, मतलब नर के शरीर से बाहर निकल जाना, मतलब पेनिस के द्वारा थ्रो आउट होना, सीधी सी बात है। एमिनेशन, एमिनेशन का मतलब वर्षण से बाहर, सीमन मान लो या शुक्राणु कह दो, या शुक्राणु, ठीक है। वर्षण से शुक्राणुओं का आना, शुक्राणुओं का बाहर आना। और स्पर्मेशन सेमिनेशन का मतलब हो गया स्पर्म या शुक्राणु का, या शुक्राणु बोल दो, लिख दिया मैंने, देख लेंगे आप। स्पर्म या शुक्राणु का सर्टोली से बाहर आना, सर्टोली सेल से बाहर आना। ये फिक्स वाली टर्मोलॉजी है। 4-5 पॉइंट तो ये 2, 4, 2, 6 तो ये हैं, और 4 वो हैं, ये फिक्स टर्मोलॉजी वाले हैं और पूरे टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। यदि आपने दोनों वीडियो पहले वाले सही ढंग से देख लिए, समझ लिए, तो चारों की टर्मोलॉजी में किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उतारो देखिए एक बार इनको। हाँ जी, उतार लिया, ठीक है। तो दोबारा देख लो, ये तो समझ में आ गया आपको। ये है आपके शुक्राणु और सीमन के बारे में चीज़ें, उसकी टर्मोलॉजी है ये। शुक्राणु बनेंगे कहाँ, अब फिर वही वाली चीज़ है। मान लो बेसिक नहीं समझ में आया तो ये टर्मोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। फिर कहोगे सर इंग्लिश में लिख दिया। बेटा मैंने कहा था स्पर्मेटोगोनियल सेल शुक्राणु बनाएगी, उनको पोषण सर्टोली देगी, तो सर्टोली से पोषण लेकर बाहर आएंगे, उसको तो ये कहते हैं, ठीक है। ये पहली टर्मोलॉजी होगी, सेमिनेशन या स्पर्मेशन। अब पोषण लेने के बाद वर्षण जालक में और आकर वर्षण से बाहर निकल जाएंगे, उसको एमिनेशन कहते हैं। और फिर यहाँ से होते हुए पेनिस से बाहर निकल जाएंगे, शरीर से बाहर निकल जाएंगे, उसको कहते हैं एग्जाक्यूलेशन। और एग्जाक्यूलेशन मान लो ये तो बाहर फेंक दिया तुमने बिना काम का, कोई काम नहीं है, उसको तो एग्जाक्यूलेशन बोल दिया, विथड्रॉल, बाहर निकालना, ठीक है। और सीधा यदि वो मादा की वेजाइना में फीमेल बॉडी के अंदर चला गया, तब बोलते हैं उसको इनसेमिनेशन। शायद आ गई होगी बातें अब तो समझ में। अरे इतने पत्थर के भी मत बनो, जागो, थोड़ा सा जागो, मेरे साथ एडजस्ट हो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है आपकी कमजोरियां हैं, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट हो, मज़े के साथ पढ़ो, ठीक है। अब ये यहाँ से
शुक्राणु चला, इस शुक्राणु की गति या उसका परिवहन, जो अभी अपन ने शुरू में क्वेश्चन किया था, शायद उस टाइम में ऑप्शन में आपने उतारा नहीं था, तो यहाँ उतार लेना इसको कि शुक्राणु की गति या परिवहन कहाँ से शुरू होगा और कैसे शुरू होगा। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नीट वाली एग्जामों में जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम है उनमें पूछा जा रहा है। इनका क्रम का मतलब उनको ऊपर नीचे कर देगा, यही उसके ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में सारे बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और फिर कह रहे हैं सर कैसे पुटअप होता है, ऑप्शन क्या है। अरे बेटा सारा बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा उसी में ध्यान दो। डिपेंड रहते हो, मैं मेरे को क्या पता, बता देंगे अपने आप, मैं तो देख रहा हूँ, इनको सुन रहा हूँ। नहीं, अपन को करना है, खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है बेटा। मैं केवल आपका माध्यम हो सकता हूँ, आपका सिलेक्शन के लिए केवल आपको तरीका बता सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में बैठ के आपकी जगह काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरा काम है आपको तैयार करना, आपको अपने आप के ऊपर डिपेंड बनाना, खुद के ऊपर, जिससे आप सब कुछ कर सके। पकी पकाई के ऊपर तो दुनिया आज करती है, खुद पकाओ, बस तरीका प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका मिल जाए। तरीका मिलने के बाद आप नोट्स भी बना सकते हो, क्वेश्चन भी बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बैठे बैठे ऐसे कमेंट मत किया रहो, सर क्वेश्चन बताओ, सर पुटअप करो, सर ये करो, सर वो करो। अरे बेटा क्या करोगे फिर खुद? नहीं, ऐसा नहीं। मेरे स्टूडेंट मेरी तरह होने चाहिए, स्मार्ट वर्क वाले, न कि हार्ड वर्क वाले। बढ़िया आराम से पढ़े हैं, लिख रहे हैं, जब खोला जब तक अरे कर दो, बना दो। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, उसको सुनो ध्यान से, आराम से 2-3 बार सुनते रहो, और फिर इसके बाद में उसको क्वेश्चन खुद बनाओ। पुराने पेपरों में देखो तो ये परिवहन कैसे होती है, गति कैसे होती है। देखो सबसे पहले शुक्राणु कहाँ, सर्टोली कोशिका, ठीक है, सर्टोली सेल के बाद ये चले, इसके बाद सर्टोली के बाद किस में चलेंगे ये, रेटेटेस्टिस, वर्षण जालक बोल दें। वर्षण जालक के बाद कहाँ आएंगे, शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनी, ठीक है, शुक्रवाहिनी। पहले अधिवर्षण आएगा ना, अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी और सेशन। ये शुक्राणुओं की गति का परिवहन होगा। शुक्राणुओं के विकार वगैरह ये, उनके बनने का निकलने का सिस्टम ये, और गति का सिस्टम ये। अब बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आ सकता, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं आपको। विश्वास रखो, कहीं से भी कैसा भी पुटअप कर ले, कुछ भी कर ले, यदि ये वर्ड आपको याद हैं, कोई से भी ऑप्शन दे, क्वेश्चन आपका फटाफट होगा। सबसे पहले आपका यहाँ बना सर्टोली में, फिर बना रेटेटेस्टिस। अब इसका इंग्लिश वर्ड वासा इफ्रेंसिया, याद रखना। इसका एपिडिडाइमिस, इंग्लिश वर्ड ध्यान रखो। इसके बाद वास डिफरेंस, और फिर इसके बाद में पेनिस। ये सारी चीज़ें आपकी पूरी कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की क्लास में मैंने आपके सारे सवाल जवाब भी, आपके कमेंट्स भी, प्लस आपकी जो भी कमज़ोरियाँ थी या आप क्या सोचते थे वहाँ तक पहुँचकर मैंने आपको जगाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि अब आप आगे रेगुलर इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचकर, अलग तरीके से करके आप मेरे साथ खुल जाएंगे। आपको 3 दिन का मैंने टाइम दिया था, अब मेरे साथ आ जाइए और मेरे साथ जैसे जैसे जिस हिसाब से है तरीका आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब उस हिसाब से अपन को चलना है और रेगुलर बिल्कुल प्रॉपर चैनल को रखते हुए, कंप्लीट अपने कंसंट्रेट माइंड को रखते हुए लगातार जीत अपनी है, निश्चित है, आप टेंशन मत करो, सब कुछ अपना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बेटा।